नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश मेहरिया भारतीय संविधान की संपूर्ण श्रृंखला में एक बार पुनः एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हूं। तो आज हम बात करेंगे अनुसूची 3। जी हाँ, अनुसूची 3 में शपथ का प्रावधान है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी अनुसूची 2 के बारे में, जिसमें वेतन का प्रावधान था। तो भारत के राष्ट्रपति को वेतन 5 लाख रुपए, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को वेतन, जो राज्यसभा के सभापति को वेतन 4 लाख रुपए, लोकसभा के अध्यक्ष को 4 लाख रुपए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 2.80 लाख रुपए और अन्य न्यायाधीशों को 2.50 लाख रुपए। इसी के साथ नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में हमने एक बात याद की थी कि 1971 के बाद नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के समान वेतन की प्राप्ति होगी। तो वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन कितना है? 2.50 लाख रुपए। इसी के बाद में हमने राज्य स्तर पे बात की, तो राज्यपाल को जो है वेतन 3.50 लाख रुपए मिलता है। इसके बाद में हमने जब आगे बात की जो हमारे विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो इनके वेतन का निर्धारण विधानमंडल द्वारा किया जाता है। लेकिन हमारे राजस्थान में आपको पता है विधानसभा अध्यक्ष को 70,000 रुपये और उपाध्यक्ष को 65,000 रुपये वेतन की प्राप्ति होती है। इसी के बाद में हमने आगे बात की थी हमारे यहाँ जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो वेतन मिलता है वो मुख्य न्यायाधीश को 2.50 और अन्य न्यायाधीशों को 2.25 लाख रुपए की प्राप्ति होती है। तो देखिए दोस्तों, उससे आगे आज हम शुरू करते हैं अनुसूची 3। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से आज आपको मैं बताने वाला हूं, जो आपके पिछले वीडियो में भी सहायक होगी और यहाँ पे भी काफ़ी मददगार होगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए दोस्तों, अनुसूची 30 में शपथ का प्रावधान है। अनुसूची 3 में शपथ का प्रावधान का मतलब यहाँ है कि अनुसूची 3 में शपथ का प्रारूप दिया गया है, अर्थात कौन व्यक्ति किस प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा। उनकी जो शपथ है, उस शपथ का जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट की बात की गई है अनुसूची 3 में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अनुसूची 3 के अनुसार जो शपथ लेते हैं, देखो मैंने पहले भी कहा था और वापस हम ऐसे फॉर्मेट में पढ़ेंगे, सारणी के माध्यम से पढ़ेंगे, जिससे हमें पढ़ने और समझने में आसानी होगी। तो मैंने पुनः इसको 2 फॉर्मेट में बांट दिया। जैसे मैं बात करूं, पहले अपन ने बात की देश और फिर अपन ने बात की राज्य। तो सेम वही फॉर्मेट यहाँ फॉलो करना है कि इस तरफ की यदि आप बात करेंगे तो उस तरफ के अपने आप आपको याद हो जाएंगे। तो देखिए, संघ के मंत्री यानी कि जो संघ सरकार, हमारी जो केंद्र सरकार है, उसके जो सभी मंत्री हैं इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, याद रखना प्रधानमंत्री भी संघ के मंत्रियों में ही शामिल होता है। तो इन सभी के लिए जो शपथ का प्रावधान किया गया है या शपथ के प्रारूप का उल्लेख तो अनुसूची 3 में है। तो अनुसूची 3 के अनुसार ये पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। लेकिन संघ के मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा, और ये बात कहाँ लिखी गई है कि संघ के मंत्री अनुसूची 3 के अनुसार शपथ लेंगे? तो दोस्तों, ये बात लिखी गई है अनुच्छेद 75(4) में। ठीक है, तो यहाँ जो समझने वाली बात ये है कि अनुच्छेद 75(4) में लिखा गया है कि संघ के मंत्री के रूप में व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष, किसके समक्ष? राष्ट्रपति के समक्ष। ध्यान देखना दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के समक्ष अनुसूची 3 के अनुसार शपथ ग्रहण करेगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें, उधर चलते हैं, देश में हो गया। तो अब राज्य में कौन होंगे? राज्य के मंत्री। और राज्य के मंत्रियों के शपथ का प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 164(3) में। यहाँ राज्य के मंत्रियों को शपथ, यानी कि जैसे पर्टिकुलर जो एक स्टेट होता है, जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तो प्रत्येक राज्य में वहाँ की एक मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद होती है। उस मंत्री परिषद के जो सभी मंत्री होते हैं, उनको जो शपथ दिलाई जाती है वहाँ के राज्यपाल द्वारा, यानी कि जो उस स्टेट का राज्यपाल होता है वो शपथ दिलाता है। तो यहाँ हम बात करें, यहाँ पर राजस्थान यदि हम बात करें तो राजस्थान के जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल के समक्ष अनुसूची 3 के अनुसार राजस्थान के मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे।
तो राज्यपाल के समक्ष अनुसूची 3 के अनुसार राज्य के मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें तो देश के बारे में पहले फॉर्मेट समझ लेते हैं, फिर उधर जाएंगे। देखिए, संसदीय निर्वाचन में भाग लेने वाले उम्मीदवार, इसको आप काफी ध्यान से देखें। संसदीय निर्वाचन में भाग लेने वाले उम्मीदवार, जी हां, यानी कि जिस व्यक्ति ने संसद का चुनाव अर्थात लोकसभा या राज्यसभा किसी भी स्वरूप में यदि हम बात करें, यदि कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ता है और उसने अपना फॉर्म सबमिट किया है इलेक्शन के लिए, तो जब वो व्यक्ति इलेक्शन के लिए फॉर्म सबमिट करने जाएगा तो उस समय निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष वो क्या करेगा, शपथ ग्रहण करेगा अनुसूची 3 के अनुसार। यही प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के में किया गया है। 84 के में कहा गया है कि भाई जो भी व्यक्ति संसदीय निर्वाचन में जो भाग लेने वाले उम्मीदवार है, वे सभी उम्मीदवार निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष अनुसूची 3 के प्रारूप के अनुसार शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां आपको ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि वो सीधा सा सवाल पूछ लेगा। मैक्सिमम हम क्या याद रखते हैं कि राष्ट्रपति, लेकिन यहां नहीं, निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति। संसद के निर्वाचन में यदि सांसद का किसी व्यक्ति ने फॉर्म भरा है और वो इलेक्शन लड़ रहा है, तब निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, जिसको मैं बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूं, इसका मतलब हमारे यहाँ मैक्सिमम जो होता है वो कौन होता है, जिला कलेक्टर। समझ में आया आपको बात? देखिए, जिला कलेक्टर अनेक भूमिकाओं में कार्य करता है। जब वह जिला कलेक्टर की भूमिका में होता है तो कलेक्टर की भूमिका में, कभी राज्य में अभी वर्तमान में कोविड-19 चल रहा है तो जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका में धारा 144 अपने जो है जिले क्षेत्र में लागू कर सकता है, किसी विशेष क्षेत्र में लागू कर सकता है। तो ये अधिकार किसको होता है, जिला मजिस्ट्रेट के तौर पर वो कार्य करता है। राजस्व अधिकारी के रूप में वो काम करता है। ठीक है, इसी प्रकार वो एक निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। जब हमारे यहाँ लोकसभा, राज्यसभा इनके इलेक्शंस होते हैं, उस समय जिला कलेक्टर एक निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। उस समय आपके जो है निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति जो होता है जिला कलेक्टर होता है। अन्य कोई भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, वहाँ मेंशन नहीं किया गया है जिला कलेक्टर ही होगा। ठीक है, ये मैं आपको एक समझाने के तौर पे, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं कि जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष ये क्या करते हैं, अपना जो है शपथ ग्रहण करते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें, यहां देखिए, संसद सदस्य के रूप में जो हमारे संसद के सदस्य होते हैं, जो यहाँ से लोकसभा के कैंडिडेट चुनकर संसद के सदस्य जो चुनकर जाते हैं, जैसे लोकसभा के सदस्य लोकसभा में जाते हैं, राज्यसभा के राज्यसभा में जाते हैं, जब भी वे अपना पद ग्रहण करने से पूर्व, यानी कि वे जब सदन में जाएंगे और सदन में जाने के पश्चात वे अपना पद ग्रहण करेंगे, तो एक जो होता है शपथ समारोह आयोजित किया जाता है। जो नया एक सेशन शुरू होता है संसद का, उससे पूर्व, तो उस समय संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के पश्चात अनुच्छेद 99 के अनुसार, 99 में क्या लिखा गया है, 99 में दोस्तों ये बात लिखी गई है कि यहां पे राष्ट्रपति, ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी, उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष अनुसूची 3 के अनुसार क्या करेगा, शपथ ग्रहण करेगा। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति, यहां एक बात याद रखना, केवल राष्ट्रपति ही है। संघ के मंत्रियों को केवल भारत का राष्ट्रपति ही शपथ दिलाएगा। राज्य के मंत्रियों को केवल राज्य का राज्यपाल ही शपथ दिलाएगा। आगे वहां मेंशन किया गया है स्पेशली, आगे संसद के सदस्य के रूप में जब भी कोई व्यक्ति कैंडिडेट चुनकर जाएगा तो उसको या तो राष्ट्रपति, तो हम अधिकतर देखते हैं कि राष्ट्रपति शपथ नहीं दिलाकर जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उन सबको तो शपथ कौन दिलाता है, लोकसभा अध्यक्ष।
अर्थात जो उस समय प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। तो यहां देखो दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। और प्रोटेम स्पीकर ही किसको शपथ दिलाता है? लोकसभा के सदस्यों को। इसी प्रकार राज्यसभा के सदस्यों को राज्यसभा का सभापति शपथ दिलाता है। अर्थात ये शपथ दिलाने के लिए कौन नियुक्ति करता है? कौन नियुक्ति करता है? नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है। इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अनुच्छेद 124(6) के अनुसार अपना पद ग्रहण करने से पूर्व क्या करते हैं? शपथ लेते हैं। तो ये भी शपथ उनका शपथ का प्रारूप भी कहाँ है? अनुसूची 3 में। तो यहाँ पर भी यही सेम बात लागू होती है कि राष्ट्रपति द्वारा या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे। तो राष्ट्रपति के द्वारा, तो आपको मैं एक बात बता दूं, जैसे मुख्य न्यायाधीश को तो कौन दिलाएंगे? मुख्य न्यायाधीश को तो सीधे तौर पे आपके राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। लेकिन जैसे ही बात आती है अन्य न्यायाधीशों की, किसकी? अन्य न्यायाधीशों की, तो अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है, उस नियुक्ति के समय उनको शपथ कौन दिलाता है? ये अन्य व्यक्ति ही शपथ दिलाता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अर्थात अन्य न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा दिलाई जाती है। जैसे कई बुक्स में लिखा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति, अन्य न्यायाधीशों को दिलाते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो उसका अर्थ यही है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं कि आप अन्य न्यायाधीशों को क्या करें? शपथ दिलवा दीजिए। ठीक है दोस्तों। तो आपके सामने कई बार एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है और आपके सामने ऑप्शन होते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है या उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, और वहां ऑप्शन में हो राष्ट्रपति नंबर 1, नंबर 2 राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति, नंबर 3 भारत का मुख्य न्यायाधीश, नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उस समय याद रखना राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ही राइट होगा, क्योंकि भारतीय संविधान में जिस भाषा शैली का प्रयोग किया गया है और जो बात स्पष्ट लिखी गई है, उत्तर वही सही माना जाएगा। हम सामान्य परिदृश्य में उसका अपना अर्थ निकाल लेते हैं कि उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश, लेकिन दोस्तों जब ऑप्शन में राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति नहीं हो, तब भारत का मुख्य न्यायाधीश आंसर राइट होगा। तो ऐसी परिस्थितियों में आप विशेष ध्यान रखें, जैसा लिखा गया है वैसा ही आंसर देने का प्रयास करें। इसी प्रकार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जो शपथ दिलाता है वो भी राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ का प्रावधान है, यानी कि यहाँ पे भी यही बात लागू होती है। ठीक है दोस्तों। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ इस तरफ, और राज्य के मंत्रियों की बात हमने कर ली, और राज्य के मंत्रियों को शपथ भी किसकी दिला दी जाती है? पद व गोपनीयता की। यानी कि जो संघ के मंत्री और राज्य के मंत्री जो शपथ ग्रहण करते हैं राष्ट्रपति के समक्ष, वो शपथ किसकी ग्रहण करते हैं? एक तो अपने पद की, मंत्री के पद की, दूसरी गोपनीयता की। अर्थात भारत सरकार या राज्य सरकार के लिए जो वो काम करते हैं, जिस पद पर वो काम करते हैं, तो कुछ कॉन्फिडेंशियल जानकारियां होती हैं जिन्हें वो चाहकर भी लीक नहीं कर सकते, अपने ना तो व्यक्तिगत लाभ के लिए और ना ही किसी अन्य कारण से। ठीक है। आगे राज्य विधानमंडल के निर्वाचन में भाग लेने वाले उम्मीदवार, ठीक है, यानी कि जो भी कैंडिडेट, अभी जैसे मान लो हमारे यहाँ विधायक के चुनाव हुए थे, राज्य विधानसभा के चुनाव हुए थे, विधायक के चुनाव हुए, एमएलए के जिन्हें हम कहते हैं, तो जो भी व्यक्ति एमएलए के कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हुआ, वो सभी व्यक्ति जो है अनुच्छेद 173 क के अनुसार यहाँ पर शपथ ग्रहण करेंगे। किसके समक्ष? निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष। ध्यान रखना यही आंसर यहाँ पर राइट होगा। कई बार वो पूछता है कि राज्य विधानमंडल के निर्वाचन में भाग लेने वाले उम्मीदवार शपथ लेते हैं राष्ट्रपति के समक्ष, राज्यपाल के समक्ष, निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष, चौथा होता है निर्वाचन आयोग के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष। अधिकतर बच्चे यहाँ आंसर जो होता है राज्यपाल करके आते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, ये गलतियां हमें नहीं करनी है। आज तक आपने की कोई बात नहीं है, लेकिन आगे आने वाले एग्जाम में आपको ये छोटी छोटी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है, इनका विशेष आपको ध्यान रखना है।
देखिए दोस्तों, विधानमंडल के सदस्य के रूप में यानी कि विधानमंडल में जब इलेक्शन निर्वाचन पूरा हो जाता है और जो एमएलए चुन लिए जाते हैं तो वो विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों के जो सदस्य होते हैं वो विधायक कहलाते हैं। तो विधानमंडल के सदस्य के रूप में अनुच्छेद 188 के अनुसार राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, यहां भी वही बात है, याद रखना, राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर हमारे यहां पर सेंटर और स्टेट दो गवर्नमेंट्स हैं, यदि आपने सेंटर गवर्नमेंट को, संघ सरकार को ढंग से पढ़ लिया है, सेम प्रावधान स्टेट गवर्नमेंट पे लागू होते हैं। सिर्फ कुछ प्रावधानों में चेंजेस होता है, बाकी अधिकतर प्रावधान बिल्कुल सेम है। तो आपका इसको विशेष ध्यान रखें, जब भी आप पढ़ें तो एक पर्टिकुलर पोर्शन अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो सेकंड पोर्शन आप में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ नाम ही चेंज होगा। जैसे यहाँ संघ के मंत्री तो यहाँ राज्य के मंत्री, यहाँ कौन राष्ट्रपति है तो यहाँ राज्यपाल है, बाकी पद व गोपनीयता की शपथ यहाँ भी ले रहे थे और यहाँ भी लेंगे। इसी प्रकार सेम, बस सिर्फ नाम चेंज होंगे, बाकी उसमें जो भाषा लिखी गई है संविधान में या जो भी वर्ड्स हैं वो लगभग सेम आपको पूरे मिलेंगे। इसके बाद में हम बात करें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो देखो दोस्तों, हमारे यहाँ वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं, ठीक है। तो कई जगह ऐसा भी है कि 2 स्टेट को मिलाकर एक हाई कोर्ट बनाया गया है, या किसी एक हाई कोर्ट के नियंत्रण में 1 या 2 केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं किसी राज्य के साथ में। तो ये जब हम हाई कोर्ट की प्रक्रिया पढ़ेंगे, हाई कोर्ट पढ़ेंगे, अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक, 231 तक, तब हम जो है हाई कोर्ट के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ इतना देखते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो शपथ लेते हैं वो अनुच्छेद 219 के अनुसार लेते हैं, और इनको भी जो शपथ दिलाई जाती है वो इसी फॉर्मेट में दिलाई जाती है, अर्थात राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शपथ ग्रहण करते हैं। तो यहाँ आपको याद रखने वाली बात है कि राज्यपाल यदि होगा तो कौन होगा, मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल सीधी किसको दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश को, और अन्य न्यायाधीशों को कौन दिलाता है, उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष वो शपथ ग्रहण करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। अब इसके बाद में मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी, अधिकतर जो कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। आप इन 2 को छोड़ दीजिए, इन 2 को छोड़कर ऊपर 3 वाले जो पोर्शन है इसमें मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो कि संघ के मंत्री, आपको याद नहीं होता कि सर कैसे याद करें, तो मैं आपको एक छोटा सा बात बता दूं। जैसे आपने इधर का याद कर लिया कि साहब संघ के मंत्री के शपथ का प्रावधान कितने में है, अनुच्छेद 75(4) में। अनुसूची 3 तो आपको याद रहेगी सही, लेकिन आपको अनुच्छेद याद करने में थोड़ा कठिनाई होती है, तो इसको मैं थोड़ा ईजी बना देता हूँ। कैसे, देखिए 75(4) यानी कि संघ के मंत्री शपथ किस में लेते हैं, 75(4) में, ठीक है। वहीं अब आपको ये बात, राष्ट्रपति राज्यपाल वाला कंसेप्ट तो ठीक है, आपको अनुच्छेद में दिक्कत हो रही है, तो आपको क्या करना है, आपको 75 में 89 प्लस करना है। जैसे आप 75 में 89 प्लस करेंगे, देखिए तो आपका कितना हो गया, 4, एक इधर ले गए तो 8 7 15 और एक 16, यानी कि 164। यहाँ कितना है दोस्तों, 164 मिल गया। इसी प्रकार आप भले ही 84 में करके देख लो, 84 में आपको 89 प्लस करना है, तो 3 और इसके बाद में 1, तो 88 16 1 17 173, तो यहाँ क्या हो गया 84 और यहाँ क्या हो गया 173। इसके बाद में भले आप इसमें भी करके देख लो, देखो यहाँ बता देता हूँ मैं, 99 प्लस 89 998 1 और 99 188, देखिए हो गया। तो यहाँ तक आपको इजीली याद हो जाएगा, तो आप इसको प्रॉपर नोट्स के रूप में बना लें, ठीक है।
ताकि जिसके आपके आगामी एग्जाम्स में एक भी सवाल आपका गलत नहीं हो। फटाफट से दोस्तों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे।